हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखे हुए होंगे। तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी में अपना जो चैप्टर 10 था वो कंप्लीट हो गया था, केंचुआ। अब इससे संबंधित जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का मैं आज जिक्र करूंगा। तो देखिए, चैप्टर 10। तो देखो, सबसे पहले हमने केंचुए का वर्गीकरण देखा था। तो जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए कि केंचुए का वर्गीकरण लिखिए। केंचुए का वर्गीकरण लिखिए। तो मैंने बताया था आपको, केंचुए का वर्गीकरण संघ होता है इसका एनेलिडा, वर्ग होता है इसका ओलिगोकीटा, और गण होता है इसका ओपिस्थोफोरा, और वंश पेरेटिमा, और जाति ओस्तुमा। ठीक है। तो देखो, ये एक तरह से आपका चैप्टर 10 का रिवीजन भी हो रहा है। आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है। तो जब आपसे केंचुए का वर्गीकरण पूछा जाता है तो आपको ये लिखना है कि संघ क्या है, एनेलिडा, वर्ग ओलिगोकीटा, गण ओपिस्थोफोरा, वंश पेरेटिमा, और जाति ओस्तुमा। ठीक है। तो देखो, मैंने कुछ बातें पहले भी जिक्र की थी कि एनेलिडा ये ऐसा संघ है जिसमें उन जीवों को रखा जाता है जिनका शरीर खंडों से मिलकर बना होता है या जिनका शरीर अनेक खंडों में बटा हुआ होता है। ओलिगोकीटा, ओलिगो मीन्स कम, यानी कि इस वर्ग के जो जीव है इनमें जो चलन अंग के रूप में सीटी या सुख पाए जाते हैं वो संख्या में कम पाए जाते हैं। तो यहाँ मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है। गण ओपिस्थोफोरा, ओपिस्थोफोरा गण में उन एनेलिडा संघ के उन जीवों को रखा जाता है जिनमें नर व मादा जनन छिद्र एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं। ठीक है। और ये वंश पेरेटिमा और जाति ओस्तुमा, ये भारतीय केंचुआ है। तो आपके यहाँ पर एक और क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि भारतीय केंचुए का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो आपको क्या लिखना है, पेरेटिमा ओस्तुमा। ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि जो भारतीय केंचुआ है उसकी खोज किसने की थी, अर्थात इसका खोजकर्ता कौन था। तो इसके खोजकर्ता का नाम है प्रोफेसर के.एल. बहल। प्रोफेसर के.एल. बहल। तो 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया आपके। पहला वर्गीकरण, दूसरा जो भारतीय केंचुआ है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पेरेटिमा ओस्तुमा, और भारतीय केंचुए के खोजकर्ता कौन है, प्रोफेसर के.एल. बहल। ठीक है। अब देखो, इसके बाद में जो इस चैप्टर नंबर 10 में अपने देखा था केंचुए का आर्थिक महत्व, तो उस आर्थिक महत्व से संबंधित कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनको देखते हैं।
तो देखो, जैसे हमने आर्थिक महत्व का अध्ययन दो बिंदुओं के अंतर्गत किया था, एक तो लाभ और एक हानि। ठीक है, तो लाभ में हमने देखा कि जो केंचुए का उपयोग होता है प्रलोभक के रूप में होता है। ठीक है, यानी कि जब मछलियां पकड़ने के लिए केंचुए का उपयोग प्रलोभक के रूप में किया जाता है। दूसरा, मृदा सुधारक के रूप में। ठीक है, तो मृदा सुधारक के रूप में भी केंचुए का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक है वर्मी कास्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्मी कास्टिंग किसे कहते हैं? वर्मी कास्टिंग किसे कहते हैं? तो देखो, जो केंचुआ होता है ये मृदा के अंदर रहते हुए सड़ी गली पत्तियों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और फिर इन्हीं पत्तियों को मल के रूप में छोटी छोटी गोलियों के रूप में त्यागता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? कृमिशिप्तियाँ या वर्मी कास्टिंग कहते हैं। तो इसका आंसर लिख सकते हैं हम कि केंचुआ अपने मल को छोटी छोटी गोलियों के रूप में त्यागता है, गोलियों के रूप में त्यागता है, जिन्हें कृमिशिप्तियाँ, एक नाम और इनका कृमिशिप्तियाँ या कृमि कास्टिंग कहते हैं। कृमिशिप्तियाँ या इसको कृमि को वर्म बोलते हैं, तो वर्मी कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि वर्मी कास्टिंग किसे कहते हैं। तो सिंपल सा आंसर है कि केंचुआ अपने मल को छोटी छोटी गोलियों के रूप में त्यागता है, जिन्हें हम कृमि कास्टिंग क्या कहते हैं? जिन्हें हम कृमिशिप्तियाँ या वर्मी कास्टिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्मी कल्चर किसे कहते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्मी कल्चर किसे कहते हैं? तो सिंपल है कि केंचुओं से जैविक खाद प्राप्त करने की जो क्रिया है वही वर्मी कल्चर कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंचुओं से जैविक खाद बनाने की विधि वर्मी कल्चर कहलाती है। वर्मी कल्चर कहलाती है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि वर्मी कास्टिंग किसे कहते हैं? केंचुआ अपने मल को छोटी छोटी गोलियों के रूप में त्यागता है, जिन्हें कृमिशिप्तियाँ या वर्मी कास्टिंग कहते हैं। से अगला क्वेश्चन वर्मी कल्चर किसे कहते हैं? कि केंचुओं से जैविक खाद बनाने की जो विधि है उसे वर्मी कल्चर कहते हैं। ठीक है, अब देखो, केंचुओं की कुछ प्रजातियों का पालन किया जाता है जैविक खाद बनाने के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि वर्तमान में जैविक खाद बनाने के लिए
किन केंचुओं का पालन किया जा रहा है? पालन किया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा, एक तो है डेट्रिटिओरस, डेट्रिटिओरस, व जियोफोगस, जियोफेगस केंचुओं का। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। वर्मी कास्टिंग, वर्मी कल्चर और वर्तमान में जैविक खाद बनाने के लिए किन केंचुओं का पालन किया जा रहा है? तो डेट्रिटिओरस एंड जियोफेगस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो, अगला क्वेश्चन बनता है जो आर्थिक महत्व में हानियों से। तो देखो, हमने हानि में पढ़ा था कि जैसे हमने पढ़ा था कि धान की जड़ें जो मालाबार क्षेत्र है उसमें एक तो है मालाबार या पेडुडिकोला, ठीक है, और एक है एपेनेस्कस ओरिजियोरस। ये केंचुए की जो जातियां हैं ये मालाबार क्षेत्र में धान की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। तो लिखता हूं मैं, केंचुए की कौन सी जातियां मालाबार क्षेत्र में धान की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है? तो इसमें दो जातियां लिखी थी, हमने पढ़ी थी। एक तो है मालाबारिया पेडुडिकोला और एक है एपेनेस्कस ओरिजियोरस। एपेनेस्कस ओरिजियोरस, ठीक है। ये जो दोनों जातियां हैं ये मालाबार क्षेत्र में धान की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। एक और क्वेश्चन बनता है हानियों में से, वह है कोयम केंचुए की कौन सी जाति, केंचुए की कौन सी जाति कोयम्बटूर क्षेत्र में पान की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है? पान की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। तो इसमें आंसर आ जाएगा फेरेटिमा इलोंगेटा, फेरेटिमा इलोंगेटा। एक और क्वेश्चन है इसमें हानियों में से, कि किस वंश का केंचुआ दक्षिण भारत में
दक्षिण भारत की अनामलाई की पहाड़ियों, दक्षिण भारत अनामलाई जो तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है, अनामलाई की पहाड़ियों पर और अनामलाई की पहाड़ियों पर इलायची की खेती होती है। तो वहाँ पर इलायची की खेती होती है। तो यहाँ ये जो केंचुआ है, पेरियोनिक्स वंश का केंचुआ, ये वहाँ पर इलायची की जड़ों को नुकसान पहुँचाता है। पर अनामलाई की पहाड़ियों पर इलायची की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें आएगा आपके आंसर पेरियोनिक्स वंश का केंचुआ। ठीक है, तो ये हानियों में से बनने वाले क्वेश्चंस है। ठीक है, कि जैसे पहला क्वेश्चन बना कि केंचुए की कौन सी जातियाँ मालाबार क्षेत्र में धान की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। तो इसमें दो जातियों का डिस्कस किया हमने, एक तो है मालाबारिया पेडुडिकोला और सेकंड है एपेनेस्कस ओरिजियोरस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हमने कि केंचुए की कौन सी जाति कोयम्बटूर क्षेत्र में पान की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। तो उसमें आएगा पेरेटिमा इलोंगेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि किस वंश का केंचुआ दक्षिण भारत की अनामलाई की पहाड़ियों पर इलायची की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें आएगा आपके पेरियोनिक्स वंश का केंचुआ। तो ये थे आपके केंचुए के आर्थिक महत्व में से बनने वाले कुछ क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट देखेंगे हम केंचुए की बाह्य संरचना से संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं केंचुए की बाह्य संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि केंचुए का शरीर कितने खंडों से मिलकर बना होता है। तो केंचुए का शरीर कितने खंडों से मिलकर बना होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपने पढ़ा होगा 100 से 120 खंडों से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने देखा था परिमुख और पुरोमुख। ठीक है, तो परिमुख क्या होता है, जो केंचुए का जो प्रथम खंड होता है वो क्या कहलाता है, परिमुख। और पुरोमुख क्या होता है, केंचुए के जो प्रथम खंड है परिमुख, उससे एक प्रवर्ध निकला हुआ रहता है, त्रिभुजाकार प्रवर्ध, जिसे हम क्या कहते हैं, पुरोमुख कहते हैं। तो जैसे अगला क्वेश्चन आ जाए, परिमुख किसे कहते हैं। तो आंसर क्या आएगा, केंचुए के प्रथम खंड को
परिमुख कहते हैं। ठीक है, अगला है, जैसे कि आ जाए पूर्वमुख किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके कि जो केंचुए का प्रथम खंड होता है परिमुख, इस पर एक मांसल प्रवर्ध या उभार पाया जाता है जिसे पूर्वमुख या प्रोस्टोमियम कहते हैं। परिमुख, इस परिमुख का दूसरा नाम पेरिस्टोमियम भी है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पेरिस्टोमियम। तो परिमुख पूछे या पेरिस्टोमियम पूछे, आंसर ये क्या आएगा कि केंचुए के प्रथम खंड को यहाँ लिख देता हूँ मैं, परिमुख या पेरिस्टोमियम कहते हैं। ठीक है, अब पूर्वमुख केंचुए के प्रथम खंड या प्रथम खंड को क्या बोलते हैं, परिमुख। परिमुख से एक मांसल प्रवर्ध निकलता है जिसे पूर्वमुख या प्रोस्टोमियम कहते हैं। पूर्वमुख या प्रोस्टोमियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है भी, परियाणिका या क्लाइटेलम किसे कहते हैं। तो देखो, हमने जब केंचुए की बाह्य संरचना पढ़ी थी तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो केंचुए में 14, 15 और 16 ये खंड होते हैं, तीनों खंड ये संयुक्त होकर के एक गहरे भूरे रंग की मोटी परत का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, परियाणिका या क्लाइटेलम कहते हैं। तो इसका आंसर लिखते हैं हम, केंचुए में 14, 15 व 16वां खंड संयुक्त होकर एक गहरे भूरे रंग की मोटी पट्टी का निर्माण करते हैं जिसे परियाणिका या क्लाइटेलम कहते हैं। परियाणिका या क्लाइटेलम कहते हैं। ठीक है, तो ये बाह्य संरचना से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखा हमने, केंचुए का शरीर कितने खंडों से मिलकर बना होता है, तो 100 से 120 खंडों से। नेक्स्ट देखा हमने परिमुख या पेरिस्टोमियम किसे कहते हैं, जो केंचुए का प्रथम खंड होता है उसे ही हम क्या कहते हैं,
परिमुख या पेरिस्टोमियम कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखा हमने पुरोमुख किसे कहते हैं कि जो केंचुए का जो प्रथम खंड होता है परिमुख या पेरिस्टोमियम, उससे एक मांसल प्रवर्ध निकलता है और इस मांसल प्रवर्ध नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, पुरोमुख या प्रोस्टोमियम कहते हैं। फिर देखा हमने परियाणिका या क्लाइटेलम किसे कहते हैं, तो केंचुए में जो 14वां 15वां 16वां खंड होता है ये आपस में संयुक्त होकर ज्वाइंट होकर एक गहरे भूरे रंग की मोटी पट्टी का निर्माण करते हैं जिसे हम परियाणिका या क्लाइटेलम कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। केंचुए का देखो, केंचुए का रंग कैसा होता है और इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है केंचुए का रंग कैसा होता है, तो आंसर लिख सकते हैं अपन, ये देखो गहरा भूरा या ताम्रवर्ण। ठीक है, अब ये किसके कारण होता है कि केंचुए की त्वचा में जो एक वर्णक पाया जाता है पोरफायरिन। ठीक है, तो इसमें अगला क्वेश्चन है केंचुए की त्वचा में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो आंसर आएगा पोरफायरिन वर्णक। देखो पोरफायरिन वर्णक कैसे बनता है, केंचुआ अपने भोजन के रूप में जो पेड़ पौधों की जो सड़ी गली पत्तियां हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है और आपको याद है कि उन पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, बाद में उसी क्लोरोफिल के रूपांतरण से क्या बनता है, पोरफायरिन वर्णक का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे कि केंचुए की बाह्य संरचना में हमने देखा था बाह्य छिद्र। ठीक है, तो छिद्रों से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे कि आ जाए क्वेश्चन कि केंचुए में मुख कौन से खंड में पाया जाता है, तो कौन से खंड में पाया जाता है, खंड में पाया जाता है, तो इसका आंसर ये लिख देता हूं मैं सामने, प्रथम खंड में। ठीक है, जिसे फिर एक क्वेश्चन आ जाए कि केंचुए में गुदा कौन से खंड में पाई जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा अंतिम खंड में। फिर एक और क्वेश्चन है, जैसे कि पाइजीडियम क्या है, तो देखो हमने पढ़ा था कि जो केंचुए का जो अंतिम खंड होता है वो पाइजीडियम कहलाता है और इसकी अधरीय सतह पर गुदा पाई जाती है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम केंचुए के अंतिम खंड को पाइजीडियम कहते हैं, पाइजीडियम कहते हैं, जिसकी अधरीय सतह पर, अधरीय मीन्स वेंट्रल सरफेस, निचली सतह, अधरीय सतह पर
गुदा पाई जाती है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन है जैसे केंचुए में मादा जनन छिद्र कौन से खंड में पाया जाता है? कौन से खंड में पाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा 14वें खंड की अधरीय सतह पर। तो ये लिख देता हूं मैं आंसर सामने, 14वें खंड की अधरीय सतह पर। ठीक है, फिर अगर क्वेश्चन आ जाए कि केंचुए में नर जनन छिद्र, केंचुए में नर जनन छिद्र कौन से खंड में पाया जाता है? कौन से खंड में पाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 18वें खंड की अधरीय सतह पर। 18वें खंड की अधरीय सतह पर। ठीक है, तो जो मादा जनन छिद्र है वो कहाँ पाया जाता है? ठीक है, कहाँ पाया? 14वें खंड की अधरीय सतह पर। ठीक है, और जो नर जनन छिद्र है वो पाया जाता है 18वें खंड की अधरीय सतह पर। तो ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है कि केंचुए का रंग कैसा होता है? केंचुए का रंग गहरा भूरा या ताम्र वर्ण का होता है। केंचुए की त्वचा में कौन सा वर्णक पाया जाता है? पोरपायरिन वर्णक पाया जाता है। केंचुए में मुख कौन से खंड में होता है? प्रथम खंड में। प्रथम खंड को क्या कहते हैं? अपन ने पहले भी डिस्कस किया है, परिमुख या पेरिस्टोमियम। केंचुए में गुदा कौन से खंड में पाई जाती है? अंतिम खंड में। ठीक है, पाइजीडियम क्या है? केंचुए के शरीर का जो अंतिम खंड होता है वो पाइजीडियम कहलाता है, और इसी पाइजीडियम के अधरीय सतह पर गुदा पाई जाती है। फिर देखा हमने मादा जनन छिद्र के बारे में, तो मादा जनन छिद्र कौन से खंड में पाया जाता है? 14वें खंड की अधरीय सतह पर। ठीक है, और केंचुए में नर जनन छिद्र कौन से खंड में पाया जाता है? 18वें खंड की अधरीय सतह पर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखो, अगर संख्या पूछ लें तो मादा जनन छिद्र केवल एक होता है, और जो नर जनन छिद्र है वो एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन है, केंचुए में नर जनन पेपिला या इन्हीं को बोलते हैं हम जनन अंकुरक। जनन अंकुरक कौन से खंडों में पाए जाते हैं? तथा इनकी संख्या लिखिए। तो देखो, केंचुए में जो नर जनन पेपिला है ये 17वें और 19वें खंड में पाए जाते हैं, और प्रत्येक खंड में अर्थात 17वें और 19वें खंड में एक एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? तो टोटल कितने हो गए? 2 जोड़ी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, केंचुए में 17वें वो 19वें खंड में
एक एक जोड़ी अर्थात 2 जोड़ी, टोटल कितने हो गए 2 जोड़ी, अर्थात 2 जोड़ी नर जनन पेपिला पाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, नर जनन पेपिला या जनन अंकुरक कौन से खंडों में पाए जाते हैं और उनकी संख्या कितनी है। तो केंचुए में 17वें 19वें खंड में एक एक जोड़ी नर जनन पेपिला पाए जाते हैं, अर्थात कुल 2 जोड़ी नर जनन पेपिला पाए जाते हैं। फिर इनका कार्य क्या होता है, तो नर जनन पेपिला का कार्य लिखिए। तो देखो इनका कार्य हो जाएगा, जब केंचुए में मैथुन क्रिया होती है तो ये मैथुन क्रिया के समय ये नर जनन पेपिला 2 केंचुओं को परस्पर आपस में चिपकाने में सहायता करते हैं। तो आंसर आ जाएगा इसका केंचुए में मैथुन क्रिया के समय 2 केंचुओं को परस्पर आपस में चिपकाने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है नर जनन पेपिला का कार्य कि जब केंचुए में मैथुन क्रिया होती है तो मैथुन क्रिया के समय 2 केंचुओं को परस्पर आपस में चिपकाने में सहायक होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंचुए में शुक्रग्राहिकाएं, शुक्रग्राहिका छिद्र कौन से खंडों में पाए जाते हैं। कौन से खंडों में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 6, 7, 8 व 9 खंडों में। 6, 7, 8 व 9 खंडों में, ठीक है। तो ध्यान रखना जो शुक्रग्राहिका छिद्र है वो केंचुए में 6ठे, 7वें, 8वें व 9 खंड में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें खुलने का जो सिस्टम है ये कैसे खुलते हैं, एक तो 5वें वो 6ठे खंड के पट पे, 6ठे, 7वें और 8वें 9वें खंड के पट पे। इन खंड से 5वें 6ठे खंड का जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ पे खुलेगा। 6ठे 7वें खंड के ज्वाइंट या पट बोल सकते हैं हम, यहाँ पे खुलता है। और एक खुलता है 7वें और 8वें खंड के पट पर, और एक खुलता है 8वें और 9वें खंड के पट पर, ठीक है। तो ये थे बाह्य संरचना से संबंधित क्वेश्चंस, ठीक है। अब जो आगे का जो पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र, इनसे संबंधित क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। ओके।